आप सभी को मेरा नमस्कार। कलाम आरएएस की इस स्किल डेवलपमेंट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम लोग आंसर राइटिंग की जो विधा है उसको डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें हम लोग 5वें वीक के 16 तारीख को जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। इस जो लोग आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों के लिए बता देना चाहता हूं कि ये क्वेश्चंस हमारे कलाम आरएएस के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होते हैं। डेली हम लोग क्वेश्चंस देते हैं। तो इसके साथ आप लोग जो है दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो आपकी स्किल डेवलप हो जाएगी आंसर राइटिंग की, और दूसरा आपके पास हर वीक 5x3 15 क्वेश्चंस जो है तैयार होंगे। तो इस तरह आखिर मेंस एग्ज़ाम आने तक आपके पास एक क्वेश्चंस का पूरा जो है एक बैंक तैयार हो जाएगा, और उस बैंक का आप यूज़ एग्ज़ाम में कर सकते हैं। तो दोहरे लाभ के लिए जुड़े रहिए कलाम आरएएस से। अब करते हैं। हमारे 2 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय परफॉर्मेंस बजट। निष्पादन बजट से आप क्या समझते हो? तो निष्पादन बजट जो है ये एक कॉन्सेप्ट है बजटिंग का, और ये बजटिंग का एक प्रकार जो है वो अमेरिका में उद्भव हुआ था इसका। उस अमेरिका ने अवधारणा दी थी, और इसमें जो है जनरली ये सार्वजनिक व्यय से रिलेटेड होता है। जो सार्वजनिक बजटिंग होती है या जो है सरकारें बजट बनाती है उसमें इसका यूज़ करती है। तो इसमें क्या होता है कि सार्वजनिक व्यय की जो प्रस्तुति होती है वो इन आधारों पर की जाती है कि लागत कितनी है और उस लागत से क्या भौतिक निर्माण हुए हैं या क्या आउटपुट हुई है वो दर्शाए जाते हैं। दोनों चीज़ें कि एक लागत, सरकारी लागत कितनी हुई है, और उससे जो निर्माण हुआ है भौतिक आउटपुट जो हुआ है उसका दर्शाया जाता है। और उसी आधार पर कार्यक्रमों, गतिविधियों और परियोजनाओं के साथ इनको दर्शाया जाता है। तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि सरकार की एक तो नीति तय होती है कि वो किस जो है पक्ष को या किस योजना को ज़्यादा वरीयता देगी। साथ में ही उनके जो है लक्ष्य निर्धारित होते हैं पहले से, और उन लक्ष्यों को प्राप्ति करने में कितनी तक सफल हुई ये भी आकलन किया जा सकता है। तो ये एक प्रकार की लक्ष्योन्मुखी बजटिंग है। ठीक है, तो ये हमारा ये निष्पादन बजट है। और इस निष्पादन बजट को जब हम लिखेंगे तो ये ऐसे लिखेंगे कि अमेरिका से विकसित या अमेरिका में विकसित सार्वजनिक बजटिंग का एक प्रकार या एक प्रणाली जिसमें सार्वजनिक व्यय की प्रस्तुति कैसे होती है? प्रस्तुति सार्वजनिक व्यय की, सरकारी लागत यानी ये वित्तीय कॉस्ट जो होती है, कितना खर्चा उसमें दे रहे हैं, सरकारी लागत एवं भौतिक उत्पाद यानी उससे जो फिजिकल उत्पाद निर्मित हुआ है, क्या उत्पाद हुआ है उसका आउटपुट क्या है, इसको ब्रैकेट में आउटपुट लिख सकते हो, के माध्यम से सरकारी कार्यक्रमों, गतिविधियों या परियोजनाओं के तहत होती है। इसमें बजट के साथ लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। यानी ये लक्ष्योन्मुखी ब्रैकेट में किए जाते हैं, लक्ष्योन्मुखी तथा उनका जो है उनकी प्राप्ति
का अध्ययन किया जाता है, प्राप्ति का अध्ययन किया जाता है। लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं तथा उनके कितना उसका प्राप्ति हुई है ये देखा जाता है और उसके बाद में वरीयता के आधार पर उनको बजट दिया जाता है। तो ये क्या है, ये एक सार्वजनिक बजटिंग का प्रकार है जिसमें सार्वजनिक व्यय की प्रस्तुति कैसे होती है, सरकारी लागत और भौतिक उत्पाद। यानी जैसे हम लोग बजट जब सुनते हैं ना कि इस योजना में इतने दिए हैं और इस योजना में क्या होने वाला है, जैसे राजस्थान का बजट आपने देखा और उसमें दिया गया कि जैसे 2000 करोड़ रुपए हम नए जिलों के जो नए जिले विकसित होने वाले हैं उनके लिए दिए गए। तो अब काम क्या हुआ, नए जिलों के जो कार्यालय वगैरह डेवलप करना, उनका जितना भी खर्च आना है उसके लिए दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, 2000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये एक तो सरकारी लागत और साथ में कार्य, इन दोनों के सामने फिर कार्यक्रमों की प्रस्तुति, कार्यक्रम तहत प्रस्तुति होती है और इनका जो है फिर लक्ष्य भी निर्धारित है। जैसे क्या है कि ये जैसे कोई सड़क परियोजना, मुख्यमंत्री सड़क परियोजना में ये लागत से इतनी सड़कें बनने वाली है, इस सड़क के लिए इतना पैसा है। ठीक है, तो कार्यक्रम भी निर्धारित है, उनके लक्ष्य भी निर्धारित है और उन लक्ष्यों के आधार पर बाद में इनका जो है तुलना की जाती है और लास्ट में विवरण को विश्लेषित किया जाता है कि इन्होंने लक्ष्य कितनी प्राप्ति की है, नहीं की है, तो उस योजना का वापस जो है जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। तो ये सारा जो है सरकारी व्यय का या सरकारी बजटिंग का एक प्रकार है। इस तरह हमको लिखना था। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन। मैंने फिर कहा है कि हमारे जो भू आकृतिक प्रदेश हैं उनमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, तो उन 6 क्वेश्चंस को आप रेडी कर लीजिए। ठीक है, भले ही वो 2 नंबर में आए, 5 नंबर में आए, 10 नंबर में आए, तो उनको 6 जो पार्ट है उनको तटीय मैदान हुए, रेगिस्तान हुआ, उत्तरी मैदान हुआ, फिर जो है पठारी भाग होगा, प्रायद्वीपीय पठारी भाग, हिमालयी पर्वतीय भाग हुआ, तो इन सबको और द्वीपीय समूह, इन सबको आप लोग तैयार कर लीजिए। अब आते हैं, पूछा क्या क्या है, पूर्वी पश्चिमी तटीय मैदानों में। देखो यहाँ हम लोग हमेशा कंफ्यूजन करते हैं। ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी पश्चिम तटीय मैदान, दोनों में फर्क है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, तो ये कोस्टल प्लेन्स की डिटेल पूछ रहा है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा मैप बना लेते हैं और समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये कन्फ्यूजन मुझे भी होता था और जनरली हम लोग जो है, क्योंकि हमारे पास कोस्टल प्लेन्स के अंतर नहीं है, लेकिन जो वेस्टर्न घाट्स है और ईस्टर्न घाट है यानी कोस्टल घाट्स जो है उनके अंतर हमारे पास है। तो हम लोग जो क्या करते हैं, ये जो घाट ये है, ठीक है, ये है घाट, और घाट और समुद्र के बीच में जो ये क्षेत्र है इसी को तटीय मैदान कहा जाता है। तो हम डिटेल जो देते हैं, कई बार ये करते हैं कि हमको एक आधा अंतर इनका पता होता है तटीय मैदानों का, बाकी हम लोग घाट के अंतर लिखते हैं कि ये घाट कटा चटा है, ये घाट जो है सीधा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, यहाँ से नदियाँ निकलती है और एस्चुरी बनाती है, यहाँ से नदियाँ जो है इनको काटती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग लिखते हैं। मानसूनी पवनों को ये पश्चिमी घाट चूँकि कटा छटा नहीं है, एकदम निरंतर है, इस वजह से अच्छे से रोक पाता है, वर्षा करवाता है। पूर्वी घाट उन मानसूनी पवनों को इतना नहीं रोक पाता, वो कटा छटा है तो वहाँ से निकल जाती है। तो ये सारे लिखते हैं। जबकि पूछा क्या गया है तटीय मैदानों का अंतर, तो तटीय मैदान ये है, यहाँ पे देखिए पश्चिमी तटीय मैदान में एक तो गुजरात के ये मैदान हो गए, फिर यहाँ पे ये थोड़ा सा संकरा है, मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा चौड़ा बनाया, बाकी ये यहीं पे है। तो ये जो है ना, ये मालाबार तट हो गया, कोंकण तट हो गया, ये हो गया। इधर जो है, इधर उत्तरी सरकार तट हो गया, ये वाला कोरोमंडल तट हो गया। ये वाले जो तटीय मैदान है इनके अंतर पूछे गए। तो डिटेल हम लोग वहाँ पे पहला मैप बना लेंगे, उसके बाद में सीधा अंतर की टेबल बना लेंगे। पूर्वी पश्चिमी, अब अंतर क्या लिखेंगे, पहले इनकी चौड़ाई लिख दीजिए। पश्चिमी मैदान जो है तटीय मैदान, ये कम चौड़े हैं, ठीक है, 30 से 65 किलोमीटर तक की चौड़ाई है इनकी, ये कम ही चौड़े हैं। ठीक है, ये जो है अधिक चौड़े हैं, ये 150 से 300 किलोमीटर भी कहीं कहीं है। जो पश्चिमी तटीय मैदान है इनका निर्माण जो है वो सबमर्जेंस से हुआ है, यानी इधर का जैसे द्वारका नगरी यहाँ पे डूबी थी ना, तो ऐसे
इधर का जो पार्ट है वो डूब गया है, ठीक है। तो इसका निर्माण जो है सबमर्जेंस से हुआ है, यानी भूमि के अवतलन से, या सबमर्जेंस को कहेंगे डूबने से, इन का निर्माण हुआ, सबमर्जेंस से निर्माण। इनका जो निर्माण हुआ है पूर्वी मैदानों का, वो नदियों के निक्षेपों से हुआ है, निक्षेपों से या डेल्टाओं के से निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर, चूंकि सबमर्जेंस से निर्माण है, साथ में ये तट जो है कम चौड़े हैं, इसलिए प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए आदर्श स्थिति उत्पन्न करते हैं और यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह अधिक मिलते हैं, प्राकृतिक बंदरगाह अधिक, या उनके लिए आदर्श स्थिति है, क्योंकि तट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि तट कम चौड़े और सबमर्जेंस के कारण यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाहों की एक जो है क्या बोलते हैं, एक आदर्श स्थिति है। और इसी वजह से मुंबई हो गया, मुंबई जवाहरलाल वाला हो गया, यहाँ पे कांडला हो गया, कांडला, ठीक है, कांडला यहाँ पे, सॉरी, कांडला हो गया, ये सारे जो है हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर जो प्राकृतिक वाले हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। गोवा में हो गया, ये डिटेल लिख देंगे। यहाँ पर जो है प्राकृतिक बंदरगाह कम, क्यों? क्योंकि डेल्टा निर्माण होता है और डेल्टा जो है ऐसे एक तो चौड़े ज़्यादा है, ठीक है, और जो ये जो है अपलिफ्टमेंट से हो रहा है, डेल्टा निर्माण से हो रहा है, इसलिए प्राकृतिक बंदरगाह कम। विशाखापट्टनम और है, लेकिन ये प्राकृतिक बंदरगाह यहाँ पर कम विकसित हुए हैं। अब इस तरफ जो आप झीलें पाते हो वो पश्च जल झीलें पाते हो यहाँ पर, यानी पश्च जल झीलें यहाँ पर पाई जाती हैं। कयाल जिसको कहता है, पश्च जल झीलें, जो वायनाड झील है यहाँ पर नीचे है, ठीक है, वेमनाथ झील है, ठीक है। तो ये सारी पश्च जल झीलें और पश्च जल झीलें, या जिनको कयाल कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो होती है ज़्यादातर लैगून झीलें हैं। लैगून झीलें क्या करती है, नदियाँ जो है ना निक्षेप लाती है, तो निक्षेप को यहाँ पर तट के आसपास डालती जाती है, तो उसकी वजह से एक जगह में वो पानी बच जाता है, साइड साइड में निक्षेप हो जाते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर लैगून बन जाता है। तो यहाँ पर लैगून झीलें हैं, उधर पश्च झीलें हैं। अब अगला यहाँ पर लिख लेंगे कि यहाँ पर चूंकि पश्चिमी घाट वर्षा ज़्यादा कराता है, तो इस तरफ वर्षा अधिक वर्षा और इधर कम वर्षा। अब थोड़ा सा नदियों का भी लिख लेते हैं कि यहाँ नदियाँ डेल्टा निर्माण करती है, नदियाँ द्वारा डेल्टा मैदानों का निर्माण या डेल्टाओं का निर्माण। इधर जो है वो डेल्टा नहीं होता है, एस्चुरी बनाती है, नदियाँ एस्चुरी बनाती है। ये मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ जगह की कमी के कारण, बाकी ये आपकी मेन अंतर हो गई। इसके अलावा जैव विविधता भी कर सकते हो, मैंग्रोव वनों का भी लिख सकते हो थोड़ी बहुत डिटेल, बाकी लगभग ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह हमको आंसर लिखना है, इस तरह सोचना है, ये कन्फ्यूजन नहीं करना है। पश्चिमी तटीय मैदान और जो है क्या नाम है हमारे जो पश्चिमी और पूर्वी घाट में, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है और आंसर लिखना है। अब आ जाते हैं हमारे इसके 10 नंबर के जो लास्ट क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं। द प्रजामंडल मूवमेंट वाज नॉट अ मास मूवमेंट बट एन एलाइट क्लास मूवमेंट। एलिट क्लास मूवमेंट था ये। क्रिटिकली इवेलुएट दिस स्टेटमेंट। प्रजामंडल आंदोलन जन आंदोलन नहीं अपितु अभिजात्य वर्ग का आंदोलन था। इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अभी तक जितने क्वेश्चंस किए हैं उनमें 1-2 को छोड़ के सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट थे, लेकिन क्योंकि हम लोग आपकी पूरी तैयारी करवाना चाहते हैं, साथ में आपको ऐसे क्वेश्चंस कैसे हैंडल करना है ये भी सिखाना चाहते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो वाले क्वेश्चन 60%, 50 to 60% सीधे क्वेश्चंस आते हैं, 40% में कई बार थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, 40% क्वेश्चंस में आरपीएससी आपसे
उम्मीद करती है कि आप विश्लेषण करके आंसर दोगे। ठीक है, आपने उसको ढंग से पढ़ा है। प्रजामंडल आंदोलन हर किसी ने ढंग से पढ़ा है। तो अब ये पूछा गया है कि प्रजामंडल आंदोलन अभिजातीय वर्ग का आंदोलन है, ये कोई कथन किसी ने, विशेषज्ञ ने दिया है। तो हमें इस कथन को जो है, इस कथन के पक्ष और विपक्ष, जहां पे भी आलोचनात्मक विवरण लिखा हो ना, वहां पे पक्ष और विपक्ष दोनों लिखने हैं और उसके बाद में अपना मत लिखना है। ठीक है, तो इस कथन में प्रजामंडल आंदोलन मेजर देखते हैं। पहला, जयपुर प्रजामंडल आंदोलन, इसके कौन कौन से नेता थे? जमनालाल बजाज मान लो, हीरालाल शास्त्री मान लो, और भी जो भी नेता थे वो कौन थे? व्यापारी वर्ग से थे, या फिर अभिजाति यानी उच्च जो है जाति के वर्ग भी थे, या फिर जो है संपन्न, आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग थे, या फिर पढ़े लिखे लोग थे। ठीक है, तो इन्हीं को अभिजातीय वर्ग कहा जाता है। जयपुर का हो गया। अब आ जाते हैं मारवाड़ प्रजामंडल में। रणछोड़ दास गटानी व्यापारी थे, जय नारायण व्यास पढ़े लिखे थे, वो जो कहते हैं ना बुद्धिजीवी थे, और भी जो भी नाम हैं वहाँ के, वो सारे पढ़े लिखे, और नेतृत्व में जो भी हम लोग नाम पढ़ते हैं उनमें यही थे। मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा हो गए, हरिभाऊ उपाध्याय हो गए, और ये भी जो है पढ़े लिखे थे। फिर इधर हम लोग डूंगरपुर का देखें तो भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी थे, कोटा बूंदी में देखें तो पंडित नेहरूराम शर्मा थे। तो ये सारे जितने भी नेतृत्वकर्ता थे ये अभिजातीय वर्ग से आते हैं। अब चूंकि नेतृत्वकर्ता और महिलाओं के नाम भी, जैसे जयपुर में रतन देवी जी और भी बाकी सारी महिलाएं हैं, मेवाड़ में भी है, तो ये महिलाएं भी इन्हीं लोगों की या इन्हीं लोगों की रिश्तेदार थी, इन्हीं वर्ग से आती थी। बाकी जो है, बाकी हम लोग किसी का ऐसा बहुत कम जगह नाम सुनते हैं जो आम आदमी या कृषक वर्ग से या मजदूर वर्ग से लोग आए हैं और उन्होंने नेतृत्व किया है, बहुत कम सुनते हैं ना। तो यही चीज ये पूछ रहा है। लेकिन अब चूंकि ये क्वेश्चन का आलोचनात्मक विवरण करना है, अब हमको पॉजिटिव तो पता है, नेगेटिव क्या है, इसके अगेंस्ट में क्या है। तो इसके अगेंस्ट में हमें ये लिखना है कि अभिजात्य वर्ग ही उस समय राजनीतिक अधिकारों आंदोलन के प्रति जागरूक था। उनकी जो है वो पढ़ाई लिखाई में ऑब्वियसली आगे थे, तो उन पढ़ाई लिखाई के कारण ही उनका जो है नेतृत्व करने की क्षमता उनमें डेवलप थी। ठीक है, बाकी जो आम जनता थी उनका पढ़ाई का स्तर अच्छा नहीं था। ठीक है, कितनी साक्षरता बहुत कम थी, बहुत कम लोग ही पढ़ पाते थे, अभिजातीय वर्ग के लोग ही पढ़ पाते थे, और वो पढ़ने के बाद उनको पता चलता था कि हमारे अधिकार है ये है। तो उस अधिकारों को जो है उनका नेतृत्व करने का ऑब्वियसली किसके पास था, तो वही लोग नेतृत्व कर सकते थे। लेकिन प्रजामंडल आंदोलन सिर्फ अभिजातीय वर्ग आंदोलन नहीं था, क्योंकि अंत तक इस जब अपनी परिणति की ओर पहुंचे तब यह एक जन आंदोलन बना, और इसमें सभी वर्गों ने भाग लिया। ठीक है, तो ये हमें आंसर में लिखना है। साथ में चूंकि जहां कहीं पे भी आंदोलन हुए हैं, चाहे वो फ्रांस का आंदोलन ले लो, चाहे यूएसए के जो आंदोलन है वो ले लो, चाहे इंडिया के भी जितने भी पहले के भी आंदोलन हैं, जैसे भारत में धार्मिक आंदोलन थे, वो भी अभिजातीय वर्ग लोगों ने ही स्टार्ट किए थे। कौन कौन? राजा राम मोहन राय अभिजातीय वर्ग से थे, नहीं थे क्या? जैसे ये इसके जो मुस्लिम जामिया मिलिया, जैसे सैयद अहमद खां, ये भी अभिजातीय वर्ग से थे। उसी तरह हम लोग जहाँ जहाँ देखते हैं वहाँ वहाँ अभिजातीय वर्ग ही पहले आंदोलन की शुरुआत करता है। तो ये अभिजातीय वर्ग का नहीं था, लेकिन इसका नेतृत्व करता जो है वो अभिजातीय वर्ग के लोगों ने किया, नेतृत्व किया। ये हमें अपने आंसर में लिखाना है। तो सबसे पहले प्रजामंडल आंदोलन राजस्थान में राजस्थान की जनता की राजनीतिक अधिकारों की मांग का
मांग का प्रतिनिधित्व करने वाला जन आंदोलन था। ठीक है, ये हमारा इंट्रो हो गया। अब उसके बाद में लिखेंगे कि कुछ विशेषज्ञ या कुछ आलोचक या कुछ इतिहासकर्ता, कुछ भी लिख सकते हो, कुछ विशेषज्ञ या आलोचक, इससे हम नहीं मानते ये अभिजात्य वर्ग का था, हम तो इसे जन आंदोलन मानते हैं। ठीक है, तो आपकी लैंग्वेज में ये आना चाहिए। आपने अगर यहाँ पे लिखा कि जो है प्रजामंडल आंदोलन अभिजात्य वर्ग है, तो आपका जो है वो इंप्रेशन सही नहीं आएगा। इसको लिखो कि कुछ विशेषज्ञ मानते हैं, हम नहीं मानते। ठीक है, इसे अभिजात्य वर्ग का आंदोलन मानते हैं। अब अभिजात्य वर्ग का आंदोलन मानते हैं, जिसके लिए वो ये तर्क देते हैं तथा तर्क देते हैं। अब वो क्या तर्क देते हैं, आगे देखते हैं। तर्क देते हैं कि फर्स्ट में सभी प्रजामंडलों का नेतृत्व व्यापारी या उच्च जातीय व्यापारी वर्ग या उच्च जातीय वर्ग के लोगों द्वारा किया गया। ठीक है, फर्स्ट। दूसरा, वो लोग क्या तर्क देते हैं कि प्रजामंडल आंदोलन की आंदोलनों की मांग जो थी, मांगे क्या थी, उनमें मांगे जैसे तोल आंदोलन हुए और भी जो आंदोलन है, उन आंदोलनों में या तो राजनीतिक अधिकार, वोटिंग के अधिकार, या वहाँ पे जो है एक स्वायत्त शासन की स्थापना, जिस मांग से ग्रामीण लोगों का कोई लेना देना नहीं था, ये ऐसा बोलते हैं। तो ये मांगे स्वायत्त शासन स्थापना, ऐसी मांगे थी। ठीक है, स्वायत्त शासन स्थापना थी। दूसरा, व्यापारिक मांगे आदि जो समाज के निचले वर्गों से वर्गों की मांगों से भिन्न थी, या निचले वर्गों से ये जुड़ी नहीं थी, असंबद्ध थी, ऐसा करते थे, असंबद्ध थी। तो ये दो मेन रीज़न वो लोग देते हैं कि उनकी मांगे ऐसी नहीं थी और उनका नेतृत्व करता थे। यहाँ पे हमें जो है एग्जाम्पल देना है मारवाड़ का, डिटेल में एक लाइन और आएगी यहाँ पे, JN व्यास, गटानी जी, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वैसे ही मेवाड़ का कर लो या जो जयपुर का कर लो, जयपुर, कोटा बूंदी, जयपुर में भी हीरालाल शास्त्री, जमुनालाल बजाज दोनों व्यापारी वर्ग के थे, और कोटा बूंदी, ये थोड़ा सा डिटेल में डाल देना। ठीक है, तो ये आपको डालना है, क्योंकि ये मांगे जो थी ना स्वायत्त शासन की, उससे जो है मजदूर वर्ग, कृषक वर्ग को कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, किसान आंदोलन का अलग था, लगान कम करो, ये करो, लेकिन इनकी क्या थी, स्वायत्त शासन। अब स्वायत्त शासन से किसान को क्या मतलब, मजदूर को क्या मतलब, मजदूर को पता ही नहीं था, ये ऐसा लोग आलोचक लोग कहते हैं। लेकिन अब हमें अपना पक्ष लिखना है। लेकिन प्रजामंडल आंदोलन एक जन आंदोलन था। अब जन आंदोलन कैसे था,
कैसे? पहला, नेतृत्वकर्ताओं के अलावा, नेतृत्वकर्ताओं के साथ व्यापक जनाधार, व्यापक जनाधार जिसमें कृषक, मजदूर, दलित नहीं या जनजातीय लोग, क्योंकि आप देखते हैं ना जनजातीय मांगों को भी जरायम पेशा जो था, या सॉरी जरायम पेशा वाला भी प्रजामंडल के नेताओं ने ही उस मांग को रखा, उस जरायम पेशा को आखिर में हटवाया। तो ये जनजातीय जनाधार जिसमें जनजातीय, महिला, ये जो वर्ग थे वो भी शामिल थे। ये पहला हो गया, ठीक है, हमने उस तर्क को काटा है। दूसरा, इसके बाद में नेतृत्वकर्ताओं के साथ साथ व्यापक, और इसमें आप लोग वहाँ के मेवाड़ में एक पन्नालाल दर्जी थे, एक सोनी थे, तो ये लोग भी उस नेतृत्वकर्ताओं में भी शामिल थे, तो ये भी लिख सकते हो। दूसरा ये लिखोगे कि प्रत्येक, चूंकि अभिजातीय वर्ग के युवा शिक्षित थे, अतः आंदोलन का नेतृत्व करने में, आंदोलन का नेतृत्व व शुरुआत करने में समर्थ थे, व प्रारंभ करने में समर्थ थे, अतः आंदोलन का जो नेतृत्व है वो अभिजात्य वर्ग के पास था। ठीक है, तो अभिजात्य वर्ग ही पढ़े लिखे थे ना, उन्हीं को पता था कि कैसे आंदोलन किया जाता है, क्या हमारे अधिकार है। जब बिना पढ़ाई के पता ही नहीं चलता कि ये मेरा अधिकार हो सकता है, बहुत बाहर के लोगों को ये अधिकार मिले हुए, हमको नहीं मिले हुए, तो उनको ही ज्ञान मिला और उन्हीं के द्वारा जो है इनका वो किया गया, नेतृत्व किया गया। तो ये दो, और इसके साथ साथ में तीसरा और चीज़ें और जोड़ सकते हैं कि जो है प्रजामंडल के साथ साथ में अंत में आज़ादी के समय आते तक प्रजामंडल के साथ साथ में कृषक आंदोलन भी, कृषक और जनजातीय आंदोलन भी जुड़ गए। ठीक है, उन्होंने इसमें ही सामूहिक आवाज़ दी और इस वजह से ये आंदोलन भी जन आंदोलन बन गया। अब 3 पॉइंट इसके लिख दिए, 3 या 2 पॉइंट इसके लिख दिए। अब इसके बाद में हमको कंक्लूजन लिखना है, तो कंक्लूजन यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा सा मिटा देता हूँ, आप एक बार पढ़ लेना। कंक्लूजन, हमारा कंक्लूजन, हालांकि नेतृत्व अभिजातीय वर्गों के, अभिजातीय वर्ग के लोगों के पास था, किंतु व्यापक जन समर्थन के बिना, व्यापक जन समर्थन के अभाव में ये आंदोलन इतने प्रभावी नहीं हो सकते थे। इसमें एक चीज़ और नीचे लिख सकते हो कि डूंगरपुर और यहाँ पर जनजातीय लोगों ने ही, जो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी थे, उन्होंने जनजातीय लोगों को ही जागरूक किया और वो लोग ही इन प्रजामंडलों में सदस्य के रूप में जुड़े, या यही लोग जो है इनके सदस्य बने। तो वो चीज़ भी आप तीसरे पॉइंट में लिख सकते हो। ठीक है, तो प्रभावी नहीं हो सकते थे, अतः यह कहना,
अभाव में, ये लिख सकते हैं अभाव में, अतः प्रजामंडल आंदोलन, ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ, प्रजामंडल आंदोलन व्यापक जन आंदोलन थे, व्यापक, अभिजातीय वर्ग की बजाय ये व्यापक जन आंदोलन थे। ठीक है, ये हमारी एंडिंग होगी। ठीक है, तो इस तरह आंसर्स लिखने, इस तरह हमें सोचना है। हमारे पास 3-3 पॉइंट भी अगर हैं तो हम इस आंसर को बाकी लोगों से बेहतर कर सकेंगे। तो सोचने का तरीका चेंज करना है, क्वेश्चन को पढ़ो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसमें कोई भी जानकारी ऐसी नहीं है जो आपको नहीं थी। आपको ये पता था कि प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व अभिजातीय वर्ग ने किया, सबके नाम, मैंने जितने नाम लिए उससे ज़्यादा नाम आपको पता होंगे। ठीक है, दूसरा ये था कि उनकी मांगे जो थी वो स्वायत्त शासन, वोटिंग राइट्स या फिर उनका जो है जो शिकायत निवारण तंत्र, इससे रिलेटेड, साथ में ही कुछ व्यापारिक मांगों से भी रिलेटेड थी। ठीक है, और व्यापारिक वर्ग भी एक प्रमुख भूमिका निभा रहा था। तो ये दोनों आपको पता था। इसके अलावा जो मैंने इसके जो विपक्ष में कहा है वो भी कि एक व्यापक जन आंदोलन भी था, ये भी आपको पता था। कुछ नाम आपको याद करने हैं वो याद कर सकते हो, बाकी नहीं लिखोते तो भी चलते कि जनाधार के बिना, उसमें जनाधार भी था। जनाधार कौन सा था? जनजातीय था, कृषक था, मजदूर वर्ग भी था। अंत में सारे इनसे जुड़ गए और इन्होंने ही जो है अपनी आवाज़ को या अपनी आवाज़ का प्रतिनिधित्व जो है प्रजामंडल आंदोलन को व्यापक रूप से माना। ठीक है, तो ये हम लोग लिख सकते थे। और अंत में उनकी जो है प्रजामंडल आंदोलन को जैसे जैसे उनको जो है सफलता मिलती गई, लोग जुड़ते गए। और अंत में फिर हमको लिखना है कि सिर्फ अभिजातीय वर्ग का इसको जो है नेतृत्व था, चूंकि अभिजातीय वर्ग ही उस समय शिक्षित और नेतृत्वशाली या नेतृत्व की प्रतिभा वाला था और उन्होंने जो है इस आंदोलन को सही रुख दिया। इस वजह से यह अभिजातीय वर्ग के नेतृत्व वाला और व्यापक जन आधार वाला एक जन आंदोलन था। तो इस टाइप का हमें आंसर लिखना है और हमारा आंसर ओके हो जाएगा। तो ऐसे अप्लाइड क्वेश्चंस भी धीरे धीरे हमारे इस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में आएंगे और उन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है इससे देखने के लिए आप लोग जुड़े रहिए, आगे भी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।